ठीक है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का मीनिंग क्या है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में मैंने आपको भेजा है कि मैं पहले तो तीनों इक्वेशंस पर, तीन लॉज पे काम करूंगा। जीरोथ लॉ को केमिस्ट्री कंसीडर नहीं करती, तो मैं अपने काम के लॉज की बात करूंगा। जब कोई स्टूडेंट फर्स्ट लॉ की तैयारी कर रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर वी टेक वी डब्ल्यू एज माइनस पी डेल्टा वी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल वर्किंग मशीन which will work without consuming any form of energy। अगर आपके पास कहीं वर्क हुआ है तो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी चेंज जरूर हुआ होगा। अगर वर्क हुआ है तो या तो हीट एनर्जी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर गई होगी सॉरी, या इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज हुआ होगा। तो जब इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा या हीट चेंज होगा तभी वर्क हो सकता है। तो जब एक स्टूडेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडरस्टैंड कर रहा है तो उसे एक सिंपल डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मत ले, वो टोटल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का 50 या 70% है। उस इक्वेशन का मतलब है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और आपको पता ही है कि इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का सम टोटल एक एक्सटेंसिव दो पाथ फंक्शंस का सम टोटल एक स्टेट फंक्शन है सॉरी। तो डेल्टा यू जो है वो स्टेट फंक्शन है और क्यू और डब्ल्यू जो है वो पाथ फंक्शन है। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तैयार करते हैं तो हम इस तरह से तैयार करें। जब हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी। लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी कहता है अ पर्टिकुलर प्रोसेस will takes place by itself whensoever Gibbs energy change is negative and delta S total is positive। कोई भी रिएक्शन तब प्रोसीड करता है जब उसका डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी सिस्टम नेगेटिव होता है। डेल्टा एस टोटल को हम डेल्टा एस आइसोलेटेड कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन है, बहुत सारी हैं, लेकिन जिस पर हमें फोकस करना है वो क्या है? इट इज द लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी। व्हाट इट मीन्स that all naturally occurring processes are thermodynamically irreversible। They proceed towards attainment of maximum entropy and minimum energy। तो रिएक्शन जो है वो उस कंडीशन में प्रोसीड करते हैं जब टोटल रैंडमनेस बढ़ रही है और टोटल फ्री एनर्जी जो है सिस्टम की वो डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने वाली ये दो फोर्सेस हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कंजर्व्ड, हाउएवर इट्स रैंडमनेस रेगुलरली इंक्रीजिंग। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे समझना है? सिर्फ एनर्जी कंजर्व्ड कह के नहीं समझना है, ये समझना है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल वर्किंग मशीन विच विल वर्क विदाउट इम्पैक्ट ऑन एनीवेयर एल्स। तो कहीं ना कहीं कोई एनर्जी फॉर्म चेंज हुई होगी तभी वर्क हुआ होगा। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी। इट स्टेट्स that a reaction proceeds spontaneously in a direction where total randomness is increasing and available energy is decreasing। That's why we say that total energy of the universe remain conserved, however its randomness increases।
तो हमारे लिए जरूरी है ये समझना कि हम जब डेल्टा एस टोटल की बात करते हैं तो हम डेल्टा एस सिस्टम की बात नहीं कर रहे। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस टोटल एक ही जैसा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं टी डेल्टा एस आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब हो गया डेल्टा एच 0 हो गया, सो इट इज इक्वल्स टू डेल्टा जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का डेल्टा एच 0 हो गया। तो मेरे पास डेल्टा एस की वैल्यू माइनस ऑफ डेल्टा जी अपॉन टी आ। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन को यूज करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल बैटरीज है, सेल है। तो सेल्स आर आइसोलेटेड सिस्टम। मोबाइल बैटरी है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पर आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ absolute entropy. Absolute entropy of any system is from t equals to initial, or you can say 0 hypothetically, to t we have ncp dt by t। हमारे पास इसका हमें सम टोटल करना होता है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स that we can calculate absolute value of entropy, the only thermodynamic function जिसकी absolute value निकाली जा सकती है उसे हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है perfectly crystalline substance at absolute zero has zero entropy. This is the definition. तो हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को कैरी करके गिवन टेम्परेचर पर, एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस की रैंडमनेस और एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज कर रहे हैं बाकी फॉर्मूले तो दिमाग में घूमते ही रहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह एंट्रोपी के अलग अलग फॉर्मूले हैं, गिब्स एनर्जी के अलग अलग केसेस हैं। लेकिन अगर हम इन तीन लॉज को सिर्फ यहाँ डेफिनेशन बेस पर ही क्लियर कर लें तो ही दिक्कत नहीं रहती, क्लैरिटी आ जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है वर्क जब कभी भी होगा किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी चेंज होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमीट्री आ जाती है, बॉम्ब कैलोरीमीटर और कॉफी कप कैलोरीमीटर, जो एंट्रोपी, जो इंटरनल एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करके देते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लॉ ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है, जो कहता है रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां टोटल रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। ये टोटल रैंडमनेस इंक्रीज होने वाली बात एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। हमने एक्सपेरिमेंट किया और रैंडमनेस के कंसेप्ट को चेक करना चाहा। हमने पाया कि जितने भी प्रोसेसेस अपने आप हो रहे हैं उनमें चाहे डेल्टा एच 0 हो जाए लेकिन डेल्टा एस इंक्रीज हो रहा है। तो हमने एक एसेंशियल क्राइटेरिया बना दिया, इंक्रीज इन रैंडमनेस। हमने कहा सिस्टम की रैंडमनेस जब कम हो रही होती है तो सराउंडिंग की रैंडमनेस जब सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही होती है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी ज्यादा के फैक्टर से इंक्रीज होती है, इसलिए टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है। राइट? ये जो रेड से लिखा है ये रेयर एक्सप्रेशन है, आपको यूज करने को आ सकता है बट स्टिल यू कैन थिंक अबाउट। कंसेप्ट तो सिंपल है, सब जगह लगेगा, लेकिन यूज सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है क्योंकि बाकी सब आइसोलेटेड प्रोसेसेस हाइपोथेटिकल हैं, इमेजिनरी हैं। बैटरी एक ऑब्जर्वेशन है, बैटरी एक रियल प्रोसेस है जहां आइसोलेटेड सिस्टम की बात होती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय डेफिनेशन इज
that entropy of perfectly crystalline substance at absolute zero is zero. But by using this expression, by using Taffy graph, we can calculate entropy of any substance at any particular temperature. तो एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए हम किसी भी सब्सटेंस का टैफी ग्राफ स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, वेपर। तो हम किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक लाकर निकाल सकते हैं। हम सिर्फ इस पर्टिकुलर थर्ड लॉ की लिमिटेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड को लेते हैं, CO एंड NO, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन स्टेट अटेन नहीं करते इवन एट एब्सोल्यूट जीरो। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें दो इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन गिब्स एनर्जी और एंट्रोपी चेंज आते हैं। एंट्रोपी चेंज इन रैंडमनेस है। चेंज इन रैंडमनेस को निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, इंक्लूडिंग दीज फॉर्मूलाज जो मैंने अभी यहाँ पर लिखे हैं। एंट्रोपी चेंज का जब आप फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं तो Q/T लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एडेड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आइसोलेटेड रिवर्सिबल के लिए स्टडी करना ज्यादा कन्वीनियंट होता है, तो आइसोलेटेड रिवर्सिबल होने के कारण इस फॉर्मूले को रिप्लेस कर दिया जाता है -W/T और एक्सप्रेशन आ जाता है 2.303 nR log of V2/V1। तो एंट्रोपी चेंजेस चेंज इन रैंडमनेस। एंट्रोपी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एंट्रोपी वन ऑफ द एसेंशियल ड्राइविंग फोर्स है। एंट्रोपी चेंज अकेली स्टडी है थर्मोडायनेमिक्स में जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जा सकती है और वो मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज की तरह स्टडी होती है। मॉलिक्यूलर लेवल चेंज के दो ही एग्जाम्पल हैं जिस पर बच्चों को दिक्कत आती है, पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, पर रिवीजन क्लास है, एक बार दोबारा कर लेते हैं। कौन से एग्जाम्पल हैं? हार्ड बॉइलिंग ऑफ एग। हार्ड बॉइलिंग ऑफ एग में जो फिजिकल स्टेट है वो क्या चीज है? आपके पास लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन जो आपके पास मॉलिक्यूलर स्टेट है वो क्या है? वो है आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टू सिंपल स्ट्रक्चर। इसलिए हम कहते हैं हार्ड बॉइलिंग ऑफ एग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन रैंडमनेस। अगर मैं लिक्विड टू सॉलिड स्टडी कर रहा हूं तो मैं उसे मिसजज कर जाऊंगा, वो नेगेटिव मानूंगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, वो एक पॉजिटिव फंक्शन है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हार्ड बॉइलिंग ऑफ एग मीन्स वी हैव अ कॉम्प्लेक्स क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस तरह से हार्ड बॉइलिंग ऑफ एग को लिया जाता है। इसी तरह से हमारे पास है इलोंगेशन ऑफ रबर बैंड। इलोंगेशन ऑफ रबर बैंड में हमें देखने में लगता है कि एंट्रोपी बढ़ गई होगी, बट बेसिकली एंट्रोपी चेंज कम हो जाता है क्योंकि जब आप इलोंगेट कर रहे हो तो आपके पास ब्रांच्ड फॉर्म चेंजेस टू लीनियर फॉर्म। तो आपके पास इलोंगेशन ऑफ रबर बैंड तभी पॉसिबल है जब आपके पास जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है वो ब्रांच्ड फॉर्म में था, लेटरल ब्रांचेस थी, आपने उसे खींचा, वो लीनियर पाइल की तरह आ गया। तो इलोंगेशन ऑफ रबर बैंड में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है। रेस्ट रैंडमनेस आप खुद देख सकते हैं। आपके पास एक सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, बट वो यहाँ पर देखें तो ज्यादा क्लियर हो जाता है। एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब दो डिफरेंट चीजों को मिक्स करेंगे तो होमोजेनिटी ब्रेक होगी, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स होंगे तो रैंडमनेस हमेशा बढ़ेगी। Whenever you are mixing two different substances, entropy is always increasing. तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर रिवाइज करें
तो इन पर्टिकुलर इक्वेशंस पर कंसेप्चुअल वर्क करें ताकि आप अलग अलग कंसेप्ट को बिल्डअप कर पाए, राइट? तो आपके पास फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ केमिस्ट्री में मेजर हैं, उसी को आपको समझकर आगे चलना है। हाँ जी गुरुपारस बोलिए। सर बॉइलिंग ऑफ एग का एक्सप्लेन कीजिएगा। बॉइलिंग ऑफ एग में हमने कहा हार्ड बॉइलिंग ऑफ एग में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आप तो बायो के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि जेल लाइक स्ट्रक्चर जो एग में दिखता है वो एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी होती है, वो अपने शेप को रीजनरेट कर लेता है जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई जाती है। जब हार्ड बॉइल करते हैं तो स्लाइसिस बन जाते हैं प्रोटीन के। तो बेसिकली क्वाटरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर चेंजेस टू सेकेंडरी प्रोटीन, तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर चेंजेस टू शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो जब कॉइल्ड स्ट्रक्चर शीट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होकर सिंपल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल एंट्रोपी विल इंक्रीज। इसकी विजुअलाइजेशन कर पाए वो लोग भी जो नॉन वेज नहीं है, वेजिटेरियन है या एग नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा था मान लीजिए कि जो एग का लिक्विड है वो स्प्रिंग के जैसा है और हार्ड बॉइलिंग है, तो स्प्रिंग की तारें आपने अलग अलग कर दी हैं। तो आप स्प्रिंग को अगर लूज वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी, राइट गुरुपारस? यस सर। सर डीनेचुरेशन प्रोसेस हो जाएगी इसमें। हाँ, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है ना, इसीलिए उसको बोला क्वाटरनरी प्रोटीन टू सेकेंडरी प्रोटीन, क्योंकि डीनेचुरेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर ब्रेक रेयरली होते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी रेडिली होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कभी भी ब्रेक नहीं होता, राइट? क्लियर है?